जीवन सम्बन्ध पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे उर्वरता मापन एवं जनसंख्या वृद्धि का मापन। जनसंख्या में वृद्धि जन्म और मरण के शुद्ध अंतर का परिणाम है। अतः जनसंख्या वृद्धि मापन में उर्वरता या प्रजनन शक्ति का बहुत अधिक महत्व होता है। उर्वरता का तात्पर्य स्त्रियों द्वारा पैदा किए जाने वाले जीवित शिशुओं की वास्तविक संख्या से है। यह बहुप्रजता अथवा सुजननता से भिन्न है। बहुप्रजता का अर्थ स्त्रियों के अधिकतम शिशु पैदा होने की बायोलॉजिकल कैपेसिटी से होता है। वास्तव में बहुजनता उर्वरता की अधिकतम सीमा है। उर्वरता नापने के लिए विभिन्न प्रकार की दरों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अशोधित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट। यह उर्वरता मापन का सरलतम दर है और इसकी गणना अशोधित मृत्यु दर की भांति ही की जाती है। कुल मृत्यु संख्या के स्थान पर कुल जीवित जन्म या लाइव बर्थ्स को मध्यावधि की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, यानी CBR = सिग्मा B अपॉन सिग्मा P इंटू 1000। CBR का मतलब अशोधित जन्म दर या एनुअल क्रूड बर्थ रेट से है और सिग्मा B का अर्थ वर्ष में जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या यानी लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर के लिए है। अशोधित जन्म दर में वे सभी दोष विद्यमान हैं जो कि अशोधित मृत्यु दर में होते हैं। इसलिए तुलना करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड बर्थ रेट्स ज्ञात करना आवश्यक है। प्रमाणीकृत मृत्यु दर की भांति ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाणीकरण द्वारा प्रमाणित जन्म दर की गणना की जाती है। इसके लिए या तो प्रमाणित जनसंख्या का आयु वर्गानुसार वितरण या आयु विशिष्ट प्रमाप दर जो कि जन्म की है उसको आधार माना जाता है। भार समान होने के कारण ये जन्म दरें आपस में तुलना योग्य हो जाती है। अशोधित जन्म दर वास्तव में उर्वरता का सही माप नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत जन्मित शिशुओं की कुल संख्या का अनुपात कुल जनसंख्या पर निकाला जाता है, जिसमें पुरुष भी है और ऐसी स्त्रियां भी शामिल है जिनकी आयु 49 वर्ष से अधिक या 15 ईयर्स से कम है, अर्थात जिनका प्रजनन योग्य आयु या गर्भ धारण काल में समावेश नहीं होता है। उर्वरता का संबंध 15 से 49 वर्ष की आयु की स्त्रियों से ही होता है। अतः उर्वरता का अध्ययन करने के लिए इस तत्व को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके आधार पर उर्वरता की दरों की गणना की जाती है। सामान्य उर्वरता दर प्रजनन योग्य आयु की प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मित कुल जीवित शिशुओं की संख्या उस जनसंख्या की सामान्य उर्वरता दर कहलाती है। यानी सामान्य उर्वरता दर = एक वर्ष में जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या डिवाइडेड बाय 15 से 49 आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। सामान्य उर्वरता दर स्त्रियों के पूरे प्रजनन काल से संबंध रखती है। वास्तव में प्रजनन शक्ति आयु वर्गों के अनुसार कम या अधिक होती है। उदाहरण के रूप में भारत में 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में स्त्रियों की उर्वरता कम होती है। 20 से 24 वर्ष की आयु में यह एकदम से बढ़ जाती है। 25 से 29 में थोड़ी वृद्धि होती है और इसके बाद के आयु वर्गों में उर्वरता में कमी हो जाती है।
परंतु यह 45 से 49 वर्ष तक आयु वर्ग तक बनी रहती है। अतः और अधिक विश्लेषण करने के लिए हमको विशिष्ट उर्वरता दरों को ज्ञात करना पड़ता है। स्त्रियों के संपूर्ण प्रजनन काल को सुनिश्चित आयु वर्गों में बांटकर अलग अलग आयु वर्ग की स्त्रियों की उर्वरता के अनुपात को विशिष्ट उर्वरता दर कहते हैं। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रजनन काल के एक निश्चित आयु वर्ग की प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा उत्पन्न जीवित शिशुओं की संख्या उस वर्ग की आयु विशिष्ट उर्वरता दर कहलाती है। सूत्र रूप में हम कह सकते हैं विशिष्ट उर्वरता दर इज इक्वल टू विशिष्ट प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों द्वारा जन्मे जीवित शिशुओं की संख्या डिवाइडेड बाय उक्त विशिष्ट आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। कुल उर्वरता दर या टोटल फर्टिलिटी रेट दो स्थानों की आयु विशिष्ट उर्वरता दरों की सहायता से उनकी उर्वरता संबंधी कुल स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। एक क्षेत्र में कुछ आयु वर्ग में उर्वरता दरें अधिक हो सकती है, जबकि दूसरे क्षेत्र में अन्य आयु वर्गों में उर्वरता दर अधिक हो सकती है। इनके आधार पर यह निश्चित करना अत्यंत कठिन है कि किस क्षेत्र में कुल उर्वरता दर अधिक है। अतः विभिन्न आयु विशिष्ट उर्वरता दरों को जोड़कर कुल उर्वरता दर निकाली जाती है। यानी किसी स्थान की आयु वर्गानुसार विशिष्ट उर्वरता दरों का योग कुल उर्वरता दर या टोटल फर्टिलिटी कहलाता है। कुल उर्वरता दर यह बताती है कि यदि प्रजनन योग्य आयु में किसी स्त्री की मृत्यु न हो तो इस काल में गुजरने वाली 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मित शिशुओं की कुल प्रत्याशित संख्या क्या होगी। यदि आयु विशिष्ट उर्वरता दरें 5 सालों के आयु वर्गों के अनुसार ज्ञात हो तो कुल उर्वरता दर निकालने के लिए इन विशिष्ट दरों को 5 से गुणा करना आवश्यक होता है। कुल उर्वरता दर प्रजनन काल में स्त्रियों द्वारा जन्मित शिशुओं की कुल संख्या पर आधारित है। जनसंख्या में वृद्धि प्रमुख रूप से बालिकाओं के जन्म द्वारा होती है। अतः जनसंख्या वृद्धि मापन के लिए रिप्रोडक्शन रेट्स ज्ञात करनी आवश्यक है, जिससे यह पता चले कि वर्तमान जनसंख्या का प्रतिस्थापन किस गति से हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि मापन के लिए विभिन्न रीतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रथम है प्राकृतिक वृद्धि की अशोधित दर। यह जनसंख्या वृद्धि माप की सरलतम दर है, जो कि अशोधित मृत्यु दर को अशोधित जन्म दर में से घटाने पर प्राप्त होती है। अशोधित जन्म दर जनसंख्या में जन्म संख्या द्वारा होने वाली वृद्धि प्रकट करती है, जबकि अशोधित मृत्यु दर मृत्यु के कारण होने वाली कमी को मापती है। अतः इन दोनों का अंतर जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि का मापन करता है। यही जनसंख्या की सर्वाइवल रेट या प्राकृतिक वृद्धि की अशोधित दर कहलाती है, जिसको सूत्र रूप में प्राकृतिक वृद्धि की अशोधित दर को सूत्र रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं CBR माइनस CDR, यानी क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा नाप है जनसंख्या का जन्म मृत्यु सूचकांक। जन्म संख्या का मृत्यु संख्या पर अनुपात निकालकर 100 से गुणा करने पर जन्म मृत्यु सूचकांक प्राप्त होता है। यानी जन्म संख्या डिवाइडेड बाय मृतकों की संख्या इंटू 100 और सिग्मा बर्थ डिवाइडेड बाय सिग्मा डेथ इंटू 100। प्राकृतिक वृद्धि की अशोधित दर तथा जनसंख्या का जन्म मृत्यु सूचकांक वास्तव में जनसंख्या के वृद्धि के सही माप नहीं है, क्योंकि इनकी गणना में स्त्रियों की प्रजनन योग्य आयु
उनकी प्रजनन काल में मृत्यु और उनके द्वारा जन्मित बालिकाओं की संख्या को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि जनसंख्या प्रतिस्थापन इन तत्वों पर आधारित होता है। अतः अशोधित जन्म एवं मृत्यु दरों के सभी दोष इनके अंदर विद्यमान होते हैं। इसलिए जनसंख्या वृद्धि का माप प्रजनन दरों के कैलकुलेशन के आधार पर किया जाता है। तो तीसरी बात हम कर रहे हैं सकल प्रजनन दर या ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। कुल उर्वरता दर ज्ञात करने में दोनों प्रकार के जन्मित शिशुओं, बालक एवं बालिकाओं की संख्याओं का समावेश किया जाता है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि बालिकाओं की संख्या पर निर्भर करती है। अतः नवजात कन्याएं भविष्य की माताएं बनती है और वर्तमान जनसंख्या के प्रतिस्थापन के लिए नवजात कन्याएं उत्तरदायी होती है। जनसंख्या पुनरुत्पादन का माप करने के लिए सकल प्रजनन दर निकाली जाती है। प्रजनन योग्य अवधि में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मित कन्याओं की संभावित संख्या सकल प्रजनन दर कहलाती है। इसको गणना करने के लिए हम जो सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, 3 तरह के सूत्रों की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट या सकल प्रजनन दर इजिकल टू 1000 नवजात कन्याओं द्वारा उनके प्रजनन काल में बिना किसी की मृत्यु हुए, बिना चालू उर्वरता दर परिवर्तित हुए जन्मित कुल बच्चियों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000। दूसरे सूत्र में हम ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सिग्मा, यहाँ पर ये सकल वर्ड यूज कर रहे हैं हम 15 से 49 वर्ष की स्त्रियों के लिए। सिग्मा B/P × 5। B का मतलब प्रत्येक प्रजनन आयु वर्ग में स्त्रियों द्वारा जन्मित कन्याओं की संख्या, फीमेल बर्थ्स टू मदर्स इन ईच quinquennial reproductive age group, and P is equal to female population in said age group, विशिष्ट आयु वर्ग में स्त्री जनसंख्या। तीसरे सूत्र में सकल प्रजनन दर हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। TFR × BF/B या कुल उर्वरता दर इंटू जन्मित कन्याओं की संख्या अपॉन कुल जन्म संख्या। शुद्ध प्रजनन दर। सकल प्रजनन दर का मुख्य दोष है कि उसमें मरण दर का ध्यान नहीं रखा जाता है। उसे ज्ञात करते हुए ये मान लिया जाता है कि प्रजनन काल की उच्चतम सीमा पर पहुंचने पर किसी कन्या की मृत्यु नहीं होगी, परंतु यह मान्यता अवास्तविक है। व्यवहार में सभी नवजात कन्याएं भावी माताएं नहीं बनती है। कुछ की मृत्यु 15 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है और कुछ प्रजनन योग्य आयु की उच्चतम सीमा तक नहीं पहुंच पाती है। अतः प्रजनन दर निकालने के लिए मरण तत्व का समावेश करना भी आवश्यक है। सकल प्रजनन दर में चालू मरण दर के प्रभाव का समायोजन करने पर प्राप्त शुद्ध प्रजनन दर कहलाती है। शुद्ध या दूसरे शब्दों में हम कहें, शुद्ध प्रजनन दर का तात्पर्य चालू उर्वरता एवं मरण दरों के आधार पर 1000 नवजात कन्याओं द्वारा अपनी प्रजनन अवधि में उत्पन्न की जाने वाली बालिकाओं की संख्या से है। शुद्ध प्रजनन दर यदि 1 के बराबर होती है तो पूर्ण प्रतिस्थापन है, जनसंख्या प्रवृत्ति स्थिर है। शुद्ध प्रजनन दर यदि 1 से अधिक होती है तो बड़ी स्त्री पीढ़ी द्वारा प्रतिस्थापन है, यानी जनसंख्या प्रवृत्ति इंक्रीजिंग या वर्धमान है। और शुद्ध प्रजनन दर यदि 1 से कम है तो छोटी स्त्री पीढ़ी द्वारा प्रतिस्थापन है, यानी ह्रासमान है या डिप्रेसिंग है। शुद्ध प्रजनन दर को
जिन सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है वो इस प्रकार है। 1000 नवजात कन्याओं द्वारा चालू उर्वरता व मरण दरों के आधार पर जन्मित बच्चियों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000, या दूसरा हम कह सकते हैं विशिष्ट उर्वरता दर, जिसमें F = BF/PF। F कन्या जन्म पर आधारित विशिष्ट उर्वरता दर को व्यक्त करते हैं। अतिजीविता दर या तत्व या सर्वाइवल फैक्टर जीवन सारणी जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक आयु वर्ग में अति जीवित रहने वाली कन्याओं का अनुपात उपलब्ध कर लिया जाता है। यह प्रति स्त्री अति जीविता दर कहलाती है। सकल एवं शुद्ध प्रजनन दरों में अंतर। सकल प्रजनन दर एवं शुद्ध प्रजनन दर दोनों ही जनसंख्या प्रवृत्ति के मापन की महत्वपूर्ण रीतियां हैं, परंतु दोनों में कुछ अंतर भी है। प्रथम, सकल प्रजनन दर केवल चालू उर्वरता दरों पर आधारित होती है, जिसमें मरण तत्व का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि शुद्ध प्रजनन दर में मरण तत्व का भी समायोजन किया जाता है। इस प्रकार शुद्ध प्रजनन दर अधिक वास्तविक एवं संतोषजनक माप है। दूसरा, मरण तत्व के ही कारण शुद्ध प्रजनन दर सकल प्रजनन दर से सदा कम होती है। ये दोनों तभी बराबर हो सकती है जब प्रजनन काल में मरण दर 0 हो। शुद्ध प्रजनन दर में यह दोष है कि यह पूरी पीढ़ी के लिए स्थिर उर्वरता एवं मरण दरों की मान्यता पर आधारित है, जबकि वास्तविक जीवन में ये दरें निरंतर बदलती रहती है। प्रतिस्थापन सूचकांक। कभी कभी जनसंख्या की प्रवृत्ति का मापन प्रतिस्थापन निर्देशांकों द्वारा भी किया जाता है। वास्तविक जनसंख्या के शिशु स्त्री अनुपात को जीवन सारणी जनसंख्या के शिशु स्त्री अनुपात से भाग देने पर प्राप्त कोशेंट ही प्रतिस्थापन निर्देशांक कहलाता है। प्रतिस्थापन निर्देशांक ज्ञात करने की क्रियाविधि में सबसे पहले एक निश्चित अवधि की वास्तविक जनसंख्या का शिशु स्त्री अनुपात निकाला जाएगा, जिसे R0 से व्यक्त करेंगे। दूसरा, स्थावर जनसंख्या के लिए शिशु स्त्री अनुपात ज्ञात किया जाएगा, जिसे RS से व्यक्त करेंगे। और तत्पश्चात प्रतिस्थापन निर्देशांक निकालने के लिए R0 को RS से, यानी वास्तविक जनसंख्या के लिए शिशु स्त्री अनुपात को स्थावर जनसंख्या के इस शिशु स्त्री अनुपात से डिवाइड कर दिया जाएगा। जननांकी में 2 प्रकार के जनसंख्या प्रतिरूप, स्थावर जनसंख्या और अस्थायी जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है। स्थावर जनसंख्या वह काल्पनिक जीवन सारणी जनसंख्या है जिसमें प्रति वर्ष जनसंख्या स्थिर रहती है, जन्म संख्या मृत्यु संख्या के बराबर रहती है और जनसंख्या का आयु वितरण भी प्रति वर्ष अपरिवर्तित रहता है। यह जीवन सारणी से प्राप्त किया जाता है और इसमें यह माना जाता है कि जनसंख्या में माइग्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी जनसंख्या का स्थिर आयु वितरण व स्थिर स्त्री अनुपात ज्ञात हो और प्रत्येक आयु पर स्थिर मरण एवं उर्वरता दरों का प्रभाव पड़ता हो और कोई प्रजनन न हो, तो ऐसी जनसंख्या स्थिर या अस्थायी जनसंख्या कहलाती है। ऐसे जनसंख्या प्रतिरूप के अंतर्गत कुल आकार में गुणोत्तर वृद्धि होती है। धन्यवाद।